कुदरत का कहर, तिब्बत से आई जल प्रलय ने मचाई तबाही। भारत मदद को तैयार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कौन देगा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका भाई डीके पांडे। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ नेपाल की तबाही की कहानी नहीं है। आज का यह सवाल पूरे हिमालयी क्षेत्र से है। आज का सवाल, क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या इस तबाही को कम किया जा सकता था? क्या समय रहने वाली चेतावनी मिलती है? क्या सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर खतरे का अंदाज पहले लगाया जा सकता था तो चेतावनी व्यवस्था कितनी मजबूत थी? नेपाल और तिब्बत की सीमा से आई अचानक बाढ़ ने ऐसा मंजर पैदा कर दिया है जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठेगी। सड़कें पानी में गायब, पुल बह गए, गाड़ियां पानी और मलबे के बीच खिलौनों की तरह दिखाई देने लगी। घरों और इमारतों के आसपास तबाही का मंजर और कई इलाकों में लोग अपनों को तलाश में भटकते नजर आ रहे हैं। आज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस आपदा में कम से कम 165 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों की विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है और आंकड़े के पीछे एक परिवार है दर्शकों। एक माँ है, एक पिता है, एक भाई है और एक बहन है। एक ऐसा इंसान जो शायद कुछ घंटे पहले तक अपने परिवार के साथ बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहा था और फिर अचानक पानी का एक ऐसा सैलाब आया कि जिंदगी और मौत के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया। आखिर क्या हुआ? रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल तिब्बत सीमा में हिमालयी क्षेत्र में बर्फ और चट्टानों के बड़े पैमाने पर खिसकने का हिमनद से जुड़ी घटना के बाद अचानक पानी और मलबे का तेज बहाव पैदा हुआ। यह सामान्य बारिश के आने वाली बाढ़ जैसी स्थिति नहीं थी, एक तेज रफ्तार फ्लैश फ्लड थी। ऐसा पानी जो अपने रास्ते में आने वाले चीजों को अपने साथ बहता चला गया। गांव, सड़क, पुल, वाहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ। वैज्ञानिक और आपदा विशेषज्ञ इस घटना को हिमालय में बढ़ते ग्लेशियर और ग्लेशियल झीलों को जोखिम के बड़े संदर्भ में भी देख रहे हैं। यानी सवाल सिर्फ आज की तबाही का नहीं है, सवाल आने वाले कल का भी है, क्योंकि हिमालय सिर्फ नेपाल की पहचान नहीं, यह हिमालय भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नेपाल की नदियों आगे चलकर भारत में प्रवेश करती है और यही वजह है कि नेपाल से आई इस आपदा का असर भारत के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचने की आशंका को लेकर भी प्रशासन अलर्ट है। भारत आया मदद के लिए आगे। इस मुश्किल में घड़ी भारत के नेपाल की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से भारत की ओर बातचीत की। आपदा हुई, जान हानि पर दुख जताया और भारत के तरफ हाथ बढ़ाया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बातचीत की और इस आपदा में हुई जन हानि और दुख जताते हुए भारत की तरफ से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। भारत की तरफ से राहत सामग्री भेजी गई। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती खेप में करीब 10 मीट्रिक टन राहत सामग्री भेजी गई, जिसमें आश्रय सामग्री, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैपटॉप और दवाइयां शामिल है। भारत की आपदा प्रक्रिया एजेंसियों में भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नेपाल को इस वक्त सिर्फ राहत सामग्री की जरूरत नहीं है, उसे चाहिए रेस्क्यू, मेडिकल सहायता, खाना, पानी, अस्थायी आश्रय और सबसे बड़ा जरूरी लापता लोगों की तलाश। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल दर्शकों यह है कि यहाँ से हमारी रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। क्या इस आपदा की सबसे पहले चेतावनी संभव थी? देखिए, इस सवाल का जवाब अभी सीधे सीधे हाँ या ना में देना जल्दबाजी होगी। अभी तक ऐसी ठोस पुष्टि सामने नहीं आई है कि चीन की तिब्बत की तरफ से खतरे की जानकारी जानबूझकर नेपाल को नहीं दी गई। नेपाल के अधिकारिक ने इस घटना के कारण संभावित पुनः चेतावनी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। कुछ रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि सीमा पर ग्लेशियल और जल संबंधी खतरे की निगरानी तथा सूचना साझा करने की व्यवस्था भविष्य में और मजबूत करने की जरूरत है। वह यही वजह है कि हम सवाल पूछना चाहिए दर्शकों, लेकिन बिना सबूत किसी को दोषी घोषित करना
नहीं चाहिए। सवाल चीन से भी होना चाहिए, सवाल नेपाल से भी होना चाहिए, सवाल पूरे हिमालयी आपदा प्रबंधन तंत्र से होना चाहिए और सवाल भारत से भी होना चाहिए कि ऐसी सीमा पर प्राकृतिक खबरों के लिए हमारी अपनी चेतावनी व्यवस्था कितनी मजबूत है। सोचिए दर्शकों, अगर किसी पहाड़ी क्षेत्र में अचानक पानी का स्तर बढ़ रहा हो, अगर किसी ग्लेशियर झील में खतरा बढ़ रहा हो, अगर किसी नदी के ऊपर अचानक भारी मात्रा में पानी और मलबा जमा हो रहा हो, तो क्या नीचे बसे लोगों को कुछ घंटे पहले चेतावनी पहुंच सकती है या नहीं? अगर हाँ, तो चेतावनी कितनी जल्दी पहुंचती है, किस भाषा में पहुंचती है, किस माध्यम से पहुंचती है? सायरन, मोबाइल अलर्ट, एसएमएस, स्थानीय प्रशासन, रेडियो या गांव के स्तर पर आपदा स्वयं सेवक? यही सवाल अब नेपाल में ही नहीं बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र के सामने खड़ा है दर्शकों। क्योंकि लेकिन मौतों का आकलन करना अभी संभव नहीं है। भूकंप को रोकना मुश्किल है, बाढ़ को रोकना मुश्किल है, ग्लेशियर को तुरंत नहीं रोका जा सकता, लेकिन समय रहते चेतावनी दी जा सकती है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा सकता है, रेस्क्यू टीम को पहले से तैयार किया जा सकता है, हेलीकॉप्टर और मेडिकल टीमों को स्टैंड बाय रखा जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों को बताया जा सकता है कि खतरा किस दिशा में है। यही आधुनिक आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी ताकत है। दर्शकों, मैं बता दूं, विशेषज्ञ लंबे समय से हिमालय की जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों से जुड़े बढ़ते जोखिमों को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। ग्लेशियरों को पिछले ग्लेशियर झीलों का आकार बढ़ सकता है। अगर किसी झील की प्राकृतिक सीमा टूटती है तो अचानक बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर आ सकता है। इसे कहते हैं, नेपाल पहले से भी घटनाओं का सामना कर चुका है, यानी आज की घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हिमालय में मौजूद खतरनाक ग्लेशियर झीलों में लगातार निगरानी हो रही है? क्या सभी संवेदनशील गांवों में मैपिंग हो चुकी है? क्या हर गांव में आपातकालीन अलर्ट पहुंचाने की व्यवस्था है? क्या भारत, नेपाल, चीन के बीच ऐसी घटनाओं की जानकारी साझा करने की व्यवस्था पर्याप्त तेज है? दर्शकों, मैं बता दूं, नेपाल की इस आपदा का असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, यह निकलने वाली कई नदियां भारत में प्रवेश करती हैं। इसी वजह से भारत में संबंधित एजेंसियां सतर्क है, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे में नदी में जल स्तर और संभावित बाढ़ की स्थिति पर नजर बेहद जरूरी है। भारत की एनडीआरएफ टीम हाई अलर्ट पर है और बिहार तथा उत्तर प्रदेश की संवेदनशील इलाकों में तैयारी की जा रही है। यानी नेपाल में आई यह तबाही भारत के लिए एक गंभीर चेतावनी है। आज जब नेपाल अपने कठिन दौर से गुजर रहा है, तो भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ कागजों के रिश्ते नहीं है। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध है। सीमा के दोनों तरफ परिवार हैं, लोग हैं, रिश्ते हैं, आना जाना है और ऐसी आपदा के समय सबसे इंसानियत सामने आती है। दर्शकों, इसी भावना के तहत भारत नेपाल के मदद के लिए राहत सामग्री भेजी है और प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। लेकिन राहत पहुंचाना पहला कदम है। असली चुनौती लापता लोगों को ढूंढना है, घायलों को बचाना है, बेघर लोगों को आश्रय देना है, टूटी सड़कों और पुलों को दोबारा बनाना है और भविष्य में ऐसी तबाही से जान बचाने के लिए एक मजबूत सिस्टम को तैयार करना है। अब दर्शकों, मैं बता दूं कि इस चीज का जिम्मेदार कौन है। अब सवाल यह बहुत बड़ा है कि और इसका जवाब भी जल्दीबाजी में नहीं दिया जा सकता। अगर किसी प्राकृतिक ग्लेशियल घटना की तो प्रकृति को आरोप बनाना आसान है, लेकिन इंसान की जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है? निगरानी में, पूर्व चेतावनी में, सूचना साझा करने में, आपदा तैयारी में और रेस्क्यू सिस्टम में। अगर जांच के बाद यह सामने आता कि खतरे की सूचना मौजूद लोगों को लेकिन साझा क्यों नहीं की गई, तो जवाबदेही तय होगी। अगर पता चलता है कि चेतावनी की तकनीकी मौजूद थी लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, तो जवाबदेही तय होगी। अगर सामने आता है कि संवेदनशील इलाकों में लोगों को पहले से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी, तो उस पर भी सवाल होनी चाहिए। अगर वैज्ञानिक जांच यह बताते हैं कि घटना की अचानक हुई कि प्रभावित चेतावनी का समय नहीं मिला, तो हम यह समझना होगा कि हिमालयी क्षेत्र के लिए नई तकनीक और बेहतर कितनी निगरानी जरूरी है।
यह पूरी मानवता के लिए चेतावनी है दर्शकों। आज नेपाल है, कल कोई और हिमालयी इलाका हो सकता है। आज एक नदी है, कल दूसरी नदी हो सकती है। और अगर इसे आज की तैयारी नहीं तो अगली बार तस्वीर और भयावह हो सकती है। इसलिए जरूरत है भारत, नेपाल और चीन के बीच बेहतर आपदा सूचना साझा करने की, रियल टाइम सैटेलाइट निगरानी की, ग्लेशियर झीलों की लगातार मॉनिटरिंग की, सीमा पर आपदा अलर्ट सिस्टम की और स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने की। क्योंकि आपदा के समय सबसे पहले हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचता, सबसे पहले वहीं स्थानीय आदमी पहुंचता है जो घटना स्थल पर मौजूद होता है। अंत में दर्शकों मैं बता दूं, दैनिक कड़क बिहार टाइम्स की तरफ से नेपाल में आई इस विनाशकारी बाढ़ ने एक बार फिर पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पानी का सैलाब आया और अपने साथ सिर्फ मिट्टी और मलबा नहीं बह कर ले गया, बल्कि उसने अपने हमारी तैयारियों पर भी कई सवाल खड़ा कर दिए हैं। आज नेपाल रो रहा है, पर पूरी दुनिया को उसकी चीखें सुननी होगी। भारत मदद के लिए खड़ा है, दुनिया का सबसे देश की सहायता आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अब जरूरत सिर्फ राहत की नहीं, एक अस्थायी समाधान की है। एक ऐसा सिस्टम जो खतरे को पहले पहचान करने का अलर्ट दे, जो समय रहते लोगों को पहुंचे, और एक ऐसी व्यवस्था जो प्राकृतिक आपदा को त्रासदी बनाने से पहले रोकने की पूरी कोशिश करे। क्योंकि कुदरत के सामने इंसान छोटा जरूर है, लेकिन विज्ञान, तकनीकी और तैयारी के लिए हमारी हजारों जिंदगियां जरूर बचा सकते हैं। और आज नेपाल के इस त्रासदी के सबसे बड़ा सबक मिल करके सामने आता है दर्शकों। प्राकृतिक आपदा को शायद कोई नहीं रोक सकता, लेकिन समय पर चेतावनी, बेहतर तैयारी और इंसानी संवेदनशीलता से मौतों की संख्या जरूर कम की जा सकती थी। आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन और जनता की आवाज।